साथियों को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से सादर नमस्कार। साथियों, जो पत्रकार वार्ता बुलाई गई है ये हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पिछड़ा विभाग के चेयरमैन आदरणीय श्री अनिल जैन जी, जो हमारे हरियाणा प्रदेश में जिनका पहला दौरा है, और ये जो दौरा है वो संगठन को मजबूत करने के साथ साथ जो हमारी 25 तारीख को ताल कटोरा स्टेडियम में एक विशाल महारैली पिछड़े वर्ग की होने जा रही है, उसके संदर्भ में यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई थी। और उसमें पूरे हरियाणा समाज से, हरियाणा के पिछड़े समाज के जितने भी हमारे मुख्य नेतागण हैं, चाहे वो विधायक हों, पूर्व विधायक हों, पूर्व सांसद हों, इसके अलावा जो भी हमारे प्रदेश कमेटी और हमारे जो भी मुख्य नेता थे वो सभी यहाँ पर आए। मैं ज़्यादा समय लेते हुए मैं आगे अपने चेयरमैन साहब से आग्रह करूंगा कि वो उस रैली के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं कि हमने आगे रैली जो पिछड़े समाज की ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में करनी है, उसकी जो रूपरेखा बनाई है, कैसे करेंगे, वो हमारे चेयरमैन साहब आदरणीय श्री अनिल जैन जी आपके बीच बताएंगे। हेलो, आवाज़ आ रही है? अच्छा, धन्यवाद। प्रेस के मेरे बंधुओं, दोस्तों, जैसा कि हमारे साथी जितेंद्र जी ने बताया कि आज हमने एक ये बैठक हरियाणा प्रदेश के जो हमारे पिछड़े वर्ग के जो वरिष्ठ नेता हैं, जिनमें सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और पदाधिकारी हमारे प्रदेश के हैं, उनके साथ हमने बैठक ली। आप सबको विदित है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया था तो उसकी पूर्व संध्या पे उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि जैसे ही संविधान लागू होगा तो पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से इस देश में समता आ जाएगी। वन मैन वन वोट, वन वोट इक्वल वैल्यू, यानी चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, इस जात का हो, उस जात का हो, इस धर्म का हो, उस धर्म का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सबके वोट की वैल्यू बराबर मानी जाएगी। महिलाओं को भी वोट दिया गया, जो उस समय बड़े बड़े अमेरिका या यूरोप के देशों में भी नहीं था। लेकिन इसके साथ साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बात और कही कि पॉलिटिकली तो इक्वलिटी इस देश में आ जाएगी संविधान लागू होने के बाद भी, लेकिन जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक गैर बराबरी है, असमानता है, विषमता है, वो अभी चलेगी, बरकरार रहेगी। लेकिन जब तक हमारे देश में पॉलिटिकल इक्वलिटी के साथ साथ सामाजिक समता नहीं आती, आर्थिक समता नहीं आती, शैक्षणिक समता नहीं आती, ये देश जो हमारे पूर्व महापुरुषों ने सपना देखा था, महात्मा गांधी ने सपना देखा था, या और उससे पहले महात्मा फूले, या जो हमारे महापुरुष हुए सबने सपना देखा था, महात्मा बुद्ध से लेकर के, उनके सपनों का भारत तब तक बनेगा नहीं। तो इसलिए इस देश में प्रयास होना चाहिए कि सामाजिक, आर्थिक विषमता समाप्त हो। तो वो काम अब मैं संक्षिप्त में बात करना चाहता हूँ। वो काम, उसका झंडा आज के समय में इस देश में न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने उठा रखा है। आप सब जानते हैं कि वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि इस देश में वो सब कदम उठाए जाएं जिससे इस देश में सामाजिक समता आए, आर्थिक समता आए। और ये जो मनुवादी व्यवस्था है जो कहती है कि सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सारा पैसा चला जाए, जैसे हम आज देख रहे हैं कि अदानी अंबानी के पास सारा पैसा चला जा रहा है, सारा धनधारी संपत्ति, उसको ख़त्म करना चाहिए। ये गैर, जिसको कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट, वो होनी चाहिए, समावेशी। तो इसके लिए हमारी पार्टी ने जो इनिशियल कदम हैं सामाजिक समता और आर्थिक समता लाने के लिए, उसके लिए राहुल जी का कहना है कि सबसे पहले जाति जनगणना होनी चाहिए। और जाति जनगणना एक किस्म से समाज का एक्सरे है, उसका एमआरआई है। तो जाति जनगणना एक सुनने में एक बड़ा सरल सा शब्द लगता है,
लेकिन जब हम जाति जनगणना कहते हैं तो उसका अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि भाई किस जाति के कितना नंबर है, सिर्फ ये गिना जाएगा। किस जाति की क्या सामाजिक स्थिति है, उसकी क्या आर्थिक स्थिति है, उसकी क्या शैक्षणिक है, उसका क्या एम्प्लॉयमेंट का मामला है, उसकी क्या पॉलिटिकल भागीदारी है, ये सब। जैसा कि एक आदर्श जाति जनगणना अभी कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना में हुई, उस जाति का गणना का नाम रखा है SEEP, SEEP कास्ट सर्वे। तो S का मतलब है सोशल, जो उसमें 3 E हैं, उसमें एक एजुकेशनल, एक इकोनॉमिक, एक एम्प्लॉयमेंट, और P फॉर पॉलिटिकल, कास्ट सर्वे। उसमें 74 क्वेश्चंस पूछे गए हैं हर व्यक्ति से, हर इंडिविजुअल से, जो उसका क्वेश्चनायर है, ताकि हर एक व्यक्ति की और उसके समाज की जो सामाजिक पहलू है, जो उसका आर्थिक पहलू है, उसकी क्या राजनीति में भागीदारी है, क्या उसका आर्थिक स्थिति है, वो निकल करके आए। और आप सब जानते हैं कि अब कंप्यूटर का युग है और कंप्यूटर भी आगे बढ़ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुका है। तो उसकी जो एक बहुत ही उच्च स्तरीय उसका एनालिसिस हुआ है, और बहुत जल्दी, मेरे ख्याल आज कल में भी शायद उसकी रिपोर्ट आ सकती है कि वो टेबल में हो जाए उस रिपोर्ट। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एक सुदर्शन रेड्डी साहब हैं, उनके चेयर में एक कमेटी बनी है, और काफ़ी विद्वान लोग उसमें हैं जो उसका एनालिसिस कर रहे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उसमें सहायता ली जा रही है। और उस एनालिसिस के थ्रू एक कंपोजिट बैकवर्डनेस इंडेक्स, मतलब एक ऐसा अंक हर जाति को दे दिया जाएगा कि उसकी बैकवर्डनेस कितनी है। तो 215 जातियों के बैकवर्डनेस इंडेक्स के थ्रू एक रैंकिंग हो जाएगी कि कितनी उसकी बैकवर्डनेस है, और फिर एक नया, जिसको कहते हैं कि पहलू लेकर के आएंगे कि जो जितना पिछड़ा उसकी उतनी ज़्यादा मदद, जो जितना बैकवर्ड है उसकी कैसे उसकी मदद की जाए, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए। तो जैसे राहुल जी अक्सर कहते हैं इसको एक्सरे या MRI बोलते हैं। तो डॉक्टर के पास जब मरीज जाता है, तो मरीज अगर असली डॉक्टर के पास जाता है तो उसका टेस्ट कराता है, एक्सरे कराता है, ब्लड टेस्ट कराता है। लेकिन किसी झोला छाप के पास चला जाता है तो वो सबको कहता है भाई क्या है, कमजोरी है, ये लो च्यवनप्राश खाओ सब। लेकिन अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएगा तो वो उसके कमजोरी को इन्वेस्टिगेट करके पता लगाएगा भाई इसमें आयरन डेफिशिएंसी है, इसमें प्रोटीन डेफिशिएंसी है, इसमें कैल्शियम डेफिशिएंसी है, और फिर वैसे ही ट्रीटमेंट दी जाएगी। तो ये जो कंपोजिट बैकवर्डनेस इंडेक्स तेलंगाना की जाति जनगणना से निकलेगा, उससे हर समाज, हर समुदाय, हर जाति की क्या कमजोरी है और उसको कैसे दूर किया जाए, इस तरह की नीतियाँ बनेंगी। और ये देश में पहली बार होने जा रहा है, और ये मैं समझता हूँ कि विदेशों के लिए भी एक नज़ीर बनने जा रही है। तो एक ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। इसके अलावा आपने देखा कि राहुल जी ने जो 50% की जो आरक्षण की सीमा है उसके तोड़ने की बात करी है। और एक जो सबसे बड़ी अजीब बात इस देश में चल रही है कि कांग्रेस पार्टी ने, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और हमारे अर्जुन सिंह जी उस समय हमारे HRD मंत्री थे, तो शिक्षा में आरक्षण लागू किया था, ये आप सब जानते हैं। एम्प्लॉयमेंट बहुत कम होती है, 1.5 करोड़ के आसपास सरकारी नौकरियां हैं, उसमें से हो सकता है 10 लाख नौकरियां निकलती हों हर साल, 5 लाख निकलती हों। लेकिन शिक्षा में 3 करोड़ के करीब बच्चे ऐसे हैं जो 12वीं पास करते हैं हर साल, और उनको आरक्षण का लाभ मिलता है। तो जब अर्जुन सिंह जी ने, मनमोहन सिंह जी ने वो आरक्षण शिक्षा में लागू किया, तो उन्होंने सरकारी और गैर सरकारी दोनों जगह वो आरक्षण को लागू किया था। लेकिन जो बड़े ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग थे जिनको ऐसा लगा कि उनके आर्थिक हितों पे नुकसान उससे हो सकता है, वो लोग कोर्ट में चले गए। और 2006 से लेकर के 29 जनवरी 2014 वो मामला कोर्ट में, निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण हो, वो कोर्ट में लटका रहा।
29 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आया कि ये जो आरक्षण है ये निजी शिक्षण संस्थाओं पे भी लागू होता है। उसके बाद आप जानते हैं कि एक आचार संहिता लागू हो गई और एक बीजेपी की सरकार आ गई बाद में। 11 साल से वो निजी शिक्षण संस्थाओं में जो आरक्षण पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। ये एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं कि अन्याय हो रहा है हमारे सभी SC ST OBC वर्गों के साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसको लेकर के हमारी पार्टी के जो OBC नेता और कार्यकर्ता हैं वो जो हैं इस लड़ाई में जो राहुल जी लड़ रहे हैं, एक हरावल दस्ता जिसको कहते हैं कि इन्फेंट्री की तरह सामने आना चाहते हैं एक्टिव होकर के। और इसीलिए हमारा जो OBC डिपार्टमेंट है कांग्रेस पार्टी का, उसने देश के जो बड़े OBC नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, जिसमें हमारे CM सिद्धारमैया जी से लेकर के अशोक गहलोत, सचिन पायलट, भूपेश बघेल जैसे, एक कमेटी भी बनाई थी। उसकी एक मीटिंग होगी बेंगलोर में अभी 15 जुलाई को, और 25 जुलाई को हम लोग कांग्रेस के जो नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनका एक सम्मेलन तालकटोरा में स्टेडियम में करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे माननीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी रहेंगे, हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी रहेंगे और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता रहेंगे। और ये जो लड़ाई है जिसका जिक्र बाबा साहब ने किया था, सामाजिक समता की, आर्थिक समता की, शैक्षणिक समता की, इसको कैसे आगे ले जाया जाए, उसके बारे में उस सम्मेलन में बात होगी। और इस आंदोलन को कैसे धरती पे उतारा जाए, इन सारी बातें होंगी। इसी के लिए हमने आज ये बैठक की थी। तो और कोई आप कुछ बोलना चाहें? नहीं, हो गया। तो अभी तो फिलहाल हमने इतना ही कहना है आपसे। अगर आपका कोई प्रश्न हो मुझसे या मेरे साथियों से तो आप पूछ सकते हैं। मैं समझा नहीं आपके प्रश्न को। हाँ हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी का पहले जो स्ट्रक्चर था उसमें थोड़ी सी कमजोरियां रही हैं, लेकिन लगातार माननीय खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में जो हमारे देश की डेमोग्राफी है, जो आबादी है, उसका हमारी पार्टी में एक प्रतिबिंब बने, इसका प्रयास हो रहा है। और उसका मैं एक उदाहरण ये देता हूँ कि पिछले वर्ष में हमारे अगस्त में AICC के सचिव बने थे करीब 70। तो उससे पहले किसी अलग किस्म का स्ट्रक्चर रहता था, लेकिन ये जो 70 AICC के सेक्रेटरी बने, इसमें से करीब 42-45 पिछड़े और दलित वर्गों से थे। तो जो स्ट्रक्चर में पहले ये कहा जाता था, और ये वास्तविकता भी थी, मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि पिछड़े वर्गों को पहले कम स्थान मिलता था, लेकिन राहुल जी के नेतृत्व में उनको भागीदारी, और इसीलिए आप देख रहे होंगे हमारा जो हमने तालकटोरा में सम्मेलन हो रहा है, उसका नाम ही हमने रखा है भागीदारी न्याय सम्मेलन। तो वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो वो तो घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। जितनी आबादी उतनी हक की अगर हम बात करेंगे, और अगर हमारे संगठन में नहीं होगी तो वो बात जायज़ नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए लगातार, और आपके हरियाणा में ये तो बैठे हुए हैं मेरे साथ, हरियाणा के प्रभारी भी हैं, सह प्रभारी हैं जितेंद्र बघेल जी। हरियाणा में भी आप बहुत जल्द देखेंगे जो संगठन बनेगा, उसमें जो पहले जो संगठन रहे हैं और अब जो संगठन बनेगा, आप उसमें आमूल चूल परिवर्तन देखेंगे। जो पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों को, दलित वर्गों को भागीदारी जो है उनको आप बड़ी संख्या में देखेंगे। और वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे टिकट वितरण में भी वो आपकी देखी जाएगी, क्योंकि हमारे
पार्टी का एक मूल जो फंडामेंटल वे ऑफ वर्किंग है वो बदल रहे हैं। ये आप सब जानते हैं कि आगे टिकटों के वितरण में जिला अध्यक्ष की बड़ी अहम भूमिका रहने वाली है, तो मीडिया ने बहुत उसको प्रचारित किया है। लेकिन हमारे बड़े नेताओं ने ये भी कहा है कि जहाँ पे एससी वर्ग का टिकट होगा, एसटी वर्ग का होगा या ओबीसी की ज़्यादा आबादी होगी, वहाँ पे इन डिपार्टमेंट से भी पूरी की पूरी राय लेकर के टिकट वितरण होगा। तो टिकट वितरण में एससी, एसटी, ओबीसी की भागीदारी बढ़ने वाली है। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, धन्यवाद। देखिए, इसके बारे में बता दूं, बहुत जल्दी संगठन तैयार हो रहा है। जो आपने बोला लास्ट डेट 30 तारीख थी उसकी, 30 जून, और अभी 2-3 दिन से हमारे ऑब्जर्वर्स आए, उन्होंने सारी रिपोर्ट्स पेश कर दी हैं और रिपोर्ट्स पेश उनका उसका एनालिसिस हो रहा है। सबसे बड़ी बात जो हमारे चेयरमैन साहब ने बोली कि हम थोड़ा ध्यान दे रहे हैं कि सोशल इंजीनियरिंग कैसे की जाए, किस ज़िले में किसका रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, उस पर एक्सरसाइज चल रही है। बहुत जल्दी आपके सामने एक अच्छा सक्षम संगठन तैयार मिलेगा आपको। देखिए, किसी चीज़ की लास्ट डेट तो होती नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, इतना जरूर आपने देखा ना, ऑब्जर्वर्स हमारे आए 10 जून को और 30 जून को लास्ट डेट दी थी। 30 जून को हमारी रिपोर्ट सबमिट हो गई। उसके बाद आपने देखा होगा परसों किसी वेणुगोपाल जी BKR पर हम सब लोगों ने बैठ के उसका समीक्षा किया और बहुत जल्दी आपको मिलेगा। ऐसी क्या जो पिछले टाइम में हुआ वो हुआ, लेकिन अब बड़ा अच्छा आपको और सोशल इंजीनियरिंग के साथ आपको संगठन मिलेगा। नहीं, जुलाई में संभावना है, पूरी संभावना है जुलाई में। नहीं, डेट है लेकिन जुलाई में है। थोड़ी चीज़ें क्या होती है कि हमें हर डेमोग्राफी सोशल इंजीनियरिंग देखनी पड़ती है, तो इस चीज़ों के लिए हम देख रहे हैं कि किस ज़िले में क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके हिसाब से जल्दी आपको अच्छा मिलेगा। पूरा शांति से हुआ, बहुत अच्छा हुआ। सबसे बड़ी बात जो हमारे ऑब्जर्वर्स गए, जो हमें एनालिसिस मिला कि सबसे बड़ा नए साथी बहुत सारे जुड़े, और जिन लोगों को बहुत सारे जो लोग अफवाहें उड़ती थी, ऐसी अफवाहें ख़त्म हो गई। और जो मुझे लग रहा है इस बार बहुत ज़्यादा जो समीकरण आपको मिलेगा वो न्यूट्रल मिलेगा। जो लोग कहते थे कि मैं इसका हूँ वो इसका है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पार्टी के लिए काम करेगा, पार्टी की नीतियों में विश्वास करेगा, पार्टी के लिए आगे लड़ता रहेगा और लड़ रहा है, वही सक्षम रूप से यहाँ पर आएगा। नहीं, हम संगठन पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, वो भी जल्दी मिलेगा। अभी तो जो आपको बता रहा है कि 17 आने से पहले मिल जाएगा, लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी संगठन के रूप में, हम लोगों की पहली प्रायोरिटी संगठन को मजबूत करने के लिए, जिससे कि हम अच्छा विपक्ष के रूप में जनता के सामने पेश हो सकें। हाँ बिल्कुल, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष होंगे उसके बाद हम OBC मोर्चा, SC मोर्चा, अपना AI अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जितने भी हमारे मोर्चे हैं उसका भी हम संगठन करेंगे। पूरा हम जिले वाइज, ब्लॉक वाइज, उसके नीचे हम मंडल, उसके बाद ट्रेनिंग भी होगी उनकी। तो पूरा सिस्टम चल रहा है और अच्छे लाने के लिए हम लोग आराम से, समय से, मतलब जिस हिसाब से चलें उस हिसाब से कर रहे हैं। नहीं, ज़िले में अच्छे, मैंने बताया आपको, ज़िले में अच्छे लोग निकले हैं। सबसे बड़ी बात है, जो लोग कह रहे थे कि कांग्रेस कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, इसका उल्टा है। यहाँ पर कांग्रेस नीचे बहुत मजबूत है, और जो मैं खुद घूमा, हमारे ऑब्जर्वर्स घूमे, उन्होंने बोला कि ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस बहुत मजबूत है। लोगों में आशा जो है वो कांग्रेस से ही आशा है। भाजपा जो कर रही है, भाजपा बोलती ज़्यादा है, करती कुछ भी नहीं है। चाहे कोई भी हो, कोई भी मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का हो, किसानों का हो, छात्रों का हो, SYL का हो, उसने कोई मुद्दा हल नहीं किया। हाँ, लेकिन मुद्दे बढ़ाए जरूर उसने, और लोगों को आपस में कन्फ्यूजन किया। तो वो सब चीज़ें निकल के आ रही, जनता परेशान है, और यहाँ की जनता इसलिए कांग्रेस को एक अच्छे विकल्प के रूप में देख रही है।
कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा है और हम एक अच्छा संगठन आपको देने जा रहे हैं। सभी हरियाणा की भागीदारी जो आज अभी संगठन का जो हमारे जितने भी ओबीसी समाज से जो हमारे पदाधिकारी आए और बहुत अच्छा माहौल रहा। मुझे लगता है हरियाणा हमेशा से कांग्रेस ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, दिल्ली की चाहे जनसभाएं और रैली हो, कोई भी बात हो, और हरियाणा से इस बार भी बहुत अच्छा माहौल लगा, बहुत अच्छा लोगों में जोश था। और लोगों में जोश इसलिए और था कि ऐसा बहुत दिनों बाद पहली बार होने जा रहा है पिछले समाज के लिए। कोई संख्या निर्धारित की है कि हाँ हरियाणा से इतनी संख्या जाएगी? हजारों की तादाद में सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक धन्यवाद यहाँ पर आने का।